Good morning everybody. BSc Part 3rd अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर फर्स्ट मैं गवर्नमेंट कॉलेज कराड़े से डॉक्टर पुनीत बंसल। लास्ट टाइम पे अपना आर्टिकल चल रहा था सबरिंग सबफील्ड। तो एक बार सबफील्ड को दोबारा देखिए। उपक्षेत्र उपक्षेत्र की एक बार डेफिनेशन देखिए। जैसे Q प्लस डॉट क्षेत्र है के सबसेट ऑफ Q उपक्षेत्र कहलाएगा। यदि K Q की संक्रियाओं के लिए संवृत हो तथा अतः इसकी कंडीशन भी लिख लो। A एलिमेंट के B एलिमेंट ऑफ K विच इंप्लाइज A प्लस B एलिमेंट ऑफ K। प्लस क्यों? क्योंकि K Q में कौन कौन सी संख्या है? प्लस और डॉट। इसी प्रकार A एलिमेंट के B एलिमेंट के विच इंप्लाइज D डॉट B एलिमेंट ऑफ K। तो ये आ गया K Q की संख्याओं के लिए संवृत हो तथा K स्वयं भी इन संक्रियाओं के सापेक्ष क्षेत्र हो। तो इस प्रकार आपने कहा के क्यू का उपक्षेत्र कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल में याद हो आपने तीन ही एग्जाम्पल थे। जैसे क्षेत्र के पहले एग्जाम्पल है फील्ड एग्जाम्पल Q प्लस डॉट R प्लस डॉट Q R एंड C उपक्षेत्र। सब फील्ड के एग्जाम्पल लिखे थे Q प्लस डॉट R प्लस डॉट का उपक्षेत्र है। इसी प्रकार R प्लस डॉट C प्लस डॉट का उपक्षेत्र है एवं Q प्लस डॉट C प्लस डॉट का भी उपक्षेत्र है। लेकिन Q का कोई उपक्षेत्र नहीं आ रहा। तो यहां पर Q एक प्लस डॉट अभाज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट मेन डेफिनेशन है अभाज्य क्षेत्र यानी प्राइम फील्ड। अभाज्य क्षेत्र डेफिनेशन लिखे पहले अभाज्य क्षेत्र की। जिसका कोई ऐसा क्षेत्र जिसका कोई उचित उपक्षेत्र नहीं है अभाज्य क्षेत्र कहलाएगा। यदि किसी क्षेत्र का उचित उपक्षेत्र नहीं है तो वह अभाज्य क्षेत्र कहलाएगा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल है Q प्लस डॉट। Q प्लस डॉट अभाज्य क्षेत्र। अब इसी के आधार पे दो थ्योरम हो रहे हैं आपकी इंपॉर्टेंट। जैसे लिखिए फर्स्ट थ्योरम लिखिए
सिद्ध कीजिए परिमेय संख्याओं का क्षेत्र इसको लिखिए, रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए। सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का क्षेत्र का क्षेत्र Q प्लस डॉट एक अभाज्य क्षेत्र है। तो सबसे पहले मान लेंगे के क्यू का कोई उचित उपक्षेत्र है, फिर किसी तरह से आप के बराबर क्यू प्रूव कर देंगे। माना के क्यू का उचित उपक्षेत्र है, कंट्रोवर्सी के आधार पर थ्योरम प्रूव करेंगे। माना के क्यू का उचित उपक्षेत्र है, अतः के सबसेट होगा क्यू का। सबसे पहली कंडीशन क्यू का उपक्षेत्र हो गया, तो के सबसेट ऑफ क्यू। अब के उपक्षेत्र मान लिया तो इसका मतलब क्षेत्र भी है, अतः उसमें आइडेंटिटी कम से कम विद्यमान है। अतः वन इज एलिमेंट ऑफ के। वन एलिमेंट ऑफ के आ गया तो आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज वन एलिमेंट ऑफ के विच इंप्लाइज 1 प्लस 1 प्लस 1 m बार लिखा एलिमेंट ऑफ के। तो विच इंप्लाइज आप कह सकते हो m इज एलिमेंट ऑफ के। यहां पे m और q है। m इज एलिमेंट ऑफ k आ गया। m एलिमेंट ऑफ k आ गया तो अब q क्या है? q परिमेय संख्या है माना m by n element of q where m n is element of z, और एक और कंडीशन है n is not equal to 0। ये परिमेय संख्या की कंडीशन है मेन, n is not equal to 0। तो m बराबर लिख सकते हैं m डॉट वन एलिमेंट ऑफ k, इसी प्रकार n बराबर लिख सकते हैं n डॉट वन एलिमेंट ऑफ k। ये दोनों इसके आधार पे लिख दिया, m बराबर m डॉट वन, n बराबर n डॉट। लेकिन n क्या दिया हुआ है? n इज नॉट इक्वल टू 0। n इज नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट किसका है? k का। तो ये लिख सकते हैं n डॉट वन इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, एलिमेंट है k का। n डॉट वन इज नॉट इक्वल टू 0 आल्सो एलिमेंट ऑफ k। इसको दोबारा से लिखते हैं n डॉट वन इज नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ k। तो क्या इसको अपन ये भी नहीं लिख सकते 1 by n इज आल्सो एलिमेंट ऑफ k? नीचे लेगा इसको, क्यों? क्योंकि k क्या है आपका है, उसका है 1 by n बराबर एलिमेंट ऑफ k विच इंप्लाइज 1 by n को लिख सकते हैं 1 by n डॉट वन एलिमेंट ऑफ k, अर्थात और वन एलिमेंट किसका है? m का, अर्थात m by n एलिमेंट किसका हो गया? k का। अब m by n एलिमेंट q से स्टार्ट हुआ और m by n एलिमेंट k का आ गया, अतः m by n एलिमेंट ऑफ q विच इंप्लाइज आप कह सकते हो m by n एलिमेंट k का आ गया, विच इंप्लाइज q इज सबसेट ऑफ k। यहां से शुरू हुआ और इसका आ गया तो अपन कह सकते हैं q सबसेट है k का। लेकिन k क्या है? q का। लेकिन k सबसेट है q का, विच इंप्लाइज k बराबर q। अतः q का कोई उपक्षेत्र
नहीं आता है Q प्लस डॉट, अतः Q का कोई उपक्षेत्र नहीं है, ये लिख देंगे ज्यादा अच्छा है। इसलिए Q प्लस डॉट अभाज्य क्षेत्र है। तो आपने देखा इस प्रकार अपने एक थ्योरम की कि Q प्लस डॉट एक अभाज्य क्षेत्र है। इसी के आधार पे एक और थ्योरम है, नेक्स्ट टर्म देखिए, क्षेत्र ZP प्लस P डॉट P प्रत्येक अभाज्य P के लिए एक अभाज्य क्षेत्र है। अब ZP का मतलब, जैसे आपने एडिशन मॉडुलो ध्यान किया हो, Z5 Z6 के एग्जाम्पल किए थे, उसके लिए कहना है कि प्रत्येक P के लिए एक अभाज्य क्षेत्र है। माना S ZP का उचित उपक्षेत्र है। अतः S सबसेट हो गया ZP का, क्योंकि उसका सबसेट तो हो गई, S सबसेट हो गया ZP का। क्योंकि S क्या है, स्वयं एक क्षेत्र भी है। जब उपक्षेत्र आ गया तो इसका मतलब स्वयं एक क्षेत्र भी है। इसलिए आइडेंटिटी जोड़ एवं गुणा के लिए, दोनों के लिए 1 और 0 विद्यमान है। इसलिए 1 एलिमेंट ऑफ S एंड 0 आल्सो एलिमेंट ऑफ S। दोनों एलिमेंट S के आ गए, 1 एलिमेंट ऑफ S, 0 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ S। 1 element of S which implies 1 plus 1 बराबर 2 is also element of S, which implies 2 plus 1 is also element of S। 2 plus 1 बराबर 3। Three is also element of S, Z नहीं है यहाँ पर। एंड सो इसी प्रकार आप कह सकते हैं P minus 2 plus 1 is also element of S, which implies P minus 1 is also element of S, which implies आप कह सकते हैं ZP is subset of S। P minus 1 का था, ZP is सबसेट हो गया S का। अब S सबसेट है ZP का, पुनः S सबसेट है ZP का, दोनों बराबर हो गए तो S बराबर क्या हो गया, ZP। अतः ZP का उचित उपक्षेत्र नहीं है, इसलिए ZP प्लस P डॉट P अभाज्य क्षेत्र है। तो इस पर आपने प्राइम फील्ड की दो इंपॉर्टेंट थ्योरम करी। अब इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और देखिए, है वो वलय का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, देखिए आर एक उपवल है आर एक वलय है सिद्ध कीजिए C बराबर x इज एलिमेंट ऑफ R, वेयर कंडीशन दे रखी है एक्स वाई बराबर वाई एक्स फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ R। सिद्ध कीजिए C R का उपवलय है। अब उपवलय के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। उपवलय की कंडीशन लिखी थी एस आर की उपवलय होगी, थ्योरम की थी याद हो तो, यदि A एलिमेंट S B एलिमेंट ऑफ S विच इंप्लाइज A माइनस B एलिमेंट S का आना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी A एलिमेंट ऑफ S B एलिमेंट ऑफ S विच इंप्लाइज A डॉट B एलिमेंट आना चाहिए S का। तो ये अगर हो गई, दो कंडीशन प्रूव करेंगे, हो जाएगी तो कहेंगे एस आर की उपवलय होगी, ये थ्योरम की थी। इसी प्रकार सी को आर की उपवलय प्रूव करनी है तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अब एक्स वाई बराबर वाई एक्स है तो इसका एलिमेंट होगा सी का, तो सी को पहले आप प्रूव कर दीजिए कि x1 y1 एलिमेंट सबसे पहले किसके, मान लीजिए x1 x2 एलिमेंट किसके हैं, सी के। माना x1 x2 एलिमेंट ऑफ सी विच इंप्लाइज, आप लिख सकते हैं x1 y बराबर वाई x1 तथा x2 y बराबर वाई x2। अगर किसी तरह से x1 माइनस x2 इंटू वाई बराबर आ गया y x1 x2, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका एलिमेंट होगा x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 इंटू वाई बराबर, अगर किसी तरह से आपने y इंटू x1 माइनस x2 प्रूव कर दिया तो यही प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए इसको लिख सकते हैं x1 प्लस माइनस का x2 इंटू वाई, x1y प्लस माइनस का x2 इंटू वाई, x1y माइनस x2y। इसको लिख सकते हैं yx1 माइनस yx2 बराबर yx1 माइनस x2। आगे विच इंप्लाइज, आप लिख सकते हो कि x1 माइनस x2 इंटू वाई बराबर आ गया yx1 माइनस x2। तो आप कह सकते हो x1 माइनस x2 एलिमेंट किसका हो गया, C का। सी का एक कंडीशन यहां से एक तरह से ये आ गई, a माइनस बी की जगह x1 माइनस x2 आ गया। अब इसी तरह से a ये आपको प्रूव करनी है x1 x2 इंटू वाई बराबर आ गया yx1 x2, तो अपन कह सकते हैं दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। इसी प्रकार x1 x2 डॉट y बराबर आप लिख सकते हो x1 x2 y x1, इसको आपने लिख लिया x1 yx2 और x1 y बराबर क्या है, yx1। तो x1 x2 y बराबर आ गया yx1 x2, तो आप कह सकते हैं x1 x2 b एलिमेंट किसका हो गया, c का। तो ये दोनों कंडीशन आ गई इस आधार पे, एक ये आ गई एक ये आ गई, विच इंप्लाई सी आर की उपवलय। यही आपको प्रूव करना है कि किसी तरह से सी आर की उपवलय होगी, दोनों कंडीशन के आधार पे अपन ये कह सकते हैं। तो इस आधार पे आपने देखा उपवलय हो गया, उपक्षेत्र हो गया और आपका मेन चैप्टर भी हो गया है। तो आपकी लगभग 3 यूनिट इसमें कंप्लीट हो गई हैं। अब आप पहले इन तीनों क्वेश्चंस के, तीनों आर्टिकल्स जो आपको तीनों यूनिट के कराए हैं, इनको एक बार दोबारा ढंग से देखिए, क्योंकि अब पहले अपन डायनेमिक्स का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। जब तक आप एक
कम से कम अभी 15 एक लेक्चर और लगेंगे उसमें डायनेमिक्स में, तो पहले वो पूरा करेंगे, जब तक आप इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।